बट थोड़ा सा गलती उसमें रह गई है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन ये था कि ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा था, यही था ना जी? ऐसा कुछ ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा था और सी बना रहा था, इसका सी प्लस डी बना रहा था, सॉरी सी बना रहा था, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड था। यही था क्वेश्चन। को बोलना मेरे को क्वेश्चन एक बार तुम लोग। हेलो, किसको याद है? नहीं याद? सुस्मित? यस सर। सर हाँ सर क्वेश्चन था x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस and हाँ, produces z gram of कार्बन था। carbon dioxide. अच्छा Then वेरी find which of the following इज करेक्ट। option will be correct. हाँ तो X एक्स, plus y is equal to z. हाँ X plus y greater than z. हाँ X plus y less than z. हाँ X plus y greater than or equal to z. हाँ, चलिए ये था, ये चार ऑप्शन था। तो एक्स यस ग्राम, सर। सर हमको लग रहा था सर ए होगा या फिर डी। है ना, इज गिवन CO2, यही था। जेड, यही था रिएक्शन ना, रिएक्शन तो यही है, ऊपर लिखा मैंने रिएक्शन, यही तो है। आए हाय, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे C प्लस O2 गिव CO2, यही था। ये x ग्राम था, ये y ग्राम था, और दिस इज z ग्राम। यही बात है ना जी? हेलो, तो यस सर। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर जनरली सब कुछ अच्छा होता है तो हमें पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। यस सर। यही होता है। इसका मतलब, चलिए इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड होना चाहिए था। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था क्या? ऑप्शन ए होना चाहिए था, ऑप्शन ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, बी ऑप्शन था एक्स प्लस वाई लेस देन जेड, एंड सी था एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जेड, और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, यही था। तो बहुत अच्छे नंबर से सर रास्ता हमको डी लग रहा है। डी लग रहा है, का है? सर मेरा भी डी होगा। डी कैसे डी होगा? उसका आंसर जानना है हमको, कैसे डी होगा? सर ए। सर अगर है ना, हाँ, सर अगर है ना बीच में अगर एनर्जी रिलीज हुआ होगा तो। अरे एनर्जी में कितनी बार बोला हूँ, एनर्जी को मास से डेट मत करो, मास हमेशा कंजर्व होगा। तुमको हम ठंडा कर देंगे, इसी में ढाके में मास कम हो जाएगा जी। नो सर। जब तक तुम्हारे बॉडी से पसीना सर नहीं तो फिर निकलेगा। भी हाँ बोलिए ना सर। हाँ, सर तो फिर ए इसके होगा। लिए इक्वल टू नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, सिंपल सा बात है कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है, जितना मास आपका रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इससे पहले लोग क्वेश्चन याद करो, मैंने करवाया था कि कुछ ग्राम 5 ग्राम ऑफ एक्स एंड वाई रिएक्ट टू गिव जेड, यही था ना जी? 5 यस ग्राम सर। ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस समथिंग, याद है? तो वहां पे कुछ रिएक्टेंट बच गया था कि नहीं बच गया था, याद है? यस सर। यस सर बच गया था। तो वहां पे जो प्रोडक्ट बना था, याद करो, वहां प्रोडक्ट जो बना था, प्रोडक्ट बना था 3.3 ग्राम बना था, है ना? यस सर। और रिएक्टेंट कितना था? 5 ग्राम था। हम्म। तो 5 जो है बड़ा है नहीं, 3.3 से बड़ा है कि नहीं? यस सर। मतलब क्या होता है, जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट अगर रिएक्ट नहीं करेगा, देयर विल बी ए चांस कि जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कम बनेगा और रिएक्टेंट ज्यादा होगा। मान लो हम 10 किलो ले लिए, हो सकता है उसमें से 8 किलो ही रिएक्ट किया, तो 8 किलो ही प्रोडक्ट बनेगा। नहीं समझ में आया? यस सर आ गया 10 समझ। प्रोडक्ट लिए, आवाज, हाँ
हमने 10 किलो क्या ले लिया है, प्रोडक्ट लिया, ऐसा रिएक्टेंट लिया और उसको रिएक्ट करवाया। हो सकता है 10 किलो में से हो सकता है वो 5 किलो ऐसे करना पूरा चाहिए था उसको, लेकिन ड्यू टू सम नेचुरल कंडीशन और समथिंग एल्स, अगर कुछ भी ले सकते हो, उसके कारण क्या होगा, उसमें से 8 किलो ही क्या हुआ, रिएक्ट किया। तो तुम्हारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, 8 किलो, लेकिन रिएक्टेंट कितना था, 10 किलो। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे कम होगा। क्या मैक्सिमम होगा तो उसके बराबर होगा और नहीं तो उससे कम होगा। बोलो हाँ Come. या ये समझ में आ Yes, रहा है कि sir. नहीं आ रहा है सबको। अगर Sir, पूरा का आ रहा है। पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया तो बराबर आ जाएगा आंसर, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। लेकिन मान लो अगर कुछ रिएक्टेंट नहीं रिएक्ट कर पाया तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो फिर है ना सर, जो प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट उसमें ज्यादा लिया होगा हमने, है कि ना। बोलो Yes, sir. बोलो भाई, किसी को समझ में नहीं आया ये बात। एकता, सर तो इसका आंसर डी होगा ना? आंसर डी होगा, बिल्कुल डी होगा। आंसर Yes, विल बी sir. द डी आंसर। डी इसलिए होगा क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा, अगर पूरा रिएक्टेंट अगर पूरा पूरा रिएक्ट कर गया तो पूरा पूरा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। बट अगर मान लो किसी नेचुरल कंडीशन के हिसाब से मान लो प्रोडक्ट रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट नहीं कर पाया, तो जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि रिएक्ट ही कम किया है। तो ध्यान रखना इस बात को, मैंने लिखवाया था मास जितना रिएक्ट करेगा, जितना रिएक्ट करेगा उतना ही मास फॉर्म्ड होगा। समझ में आ रहा बात। तो रिएक्ट तो कम भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो बनने वाला मास जो होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। आंसर क्या होगा, डी। आया समझ में। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। अरे बोलो एकता, सृष्टि, रोशनी, अदिति, अंकित, जिगीषा, नहीं समझ में आया। सर आ गया। मैं तो ऑप्शन लास्ट लास्ट Yes, ये ही दिया था। sir. सबको समझ में आ गया। Yes, सस्मित आवाज नहीं जा रहा है जी मेरा, yes, sir. सबको आवाज आ रहा है मेरा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, टॉपिक पढ़े हो आगे कि नहीं पढ़े हो, इसके आगे पढ़े हो, मिटाएं इसको। हेलो, चलिए शुरू करते हैं आगे। आगे था सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग आगे सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या था, ध्यान सुनना। सेकेंड लॉ क्या था, किसी को मालूम है। तुम लोग चुप हो गए, तुम लोग सो जाते हो क्या जी। हाँ चलो ऑनलाइन आके चलो सो जाते हो। Sir, law of constant proportion. हाँ तो सेकेंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ध्यान से रखना इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े बच्चों को समझ में नहीं आता है ये चीज, ठीक है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, मैं 9th क्लास समझा रहा हूँ और एक्सपेक्ट करूंगा कि 11th क्लास में तुम लोग ये सब मालूम होना चाहिए अच्छे से, एकदम डिटेल में, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।
ठीक है देवदांश, इसमें क्या बोला, ध्यान सुनिएगा क्या बोला। इसमें ये बोला गया कि सपोज करो जैसे कोई कंपाउंड का नाम बताओ, फॉर एग्जांपल एनीवन गिव मी द नेम ऑफ कंपाउंड। मीथेन। Water. मीथेन ले लेते हैं, चलो सस्मित बोल रहा है मीथेन ले लेते हैं, रोशनी बोल रही है पानी ले लीजिए, वाटर ले लें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? CH4 CH4। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। H2O। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस लॉ के हिसाब से वो लिखवाएंगे बाद में, पहले सुन लो क्या होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई कंपाउंड बनेगा, ध्यान सुनना, कभी भी कंपाउंड जब बनता है एलिमेंट कंबाइन करता है। कभी जब एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेगा और कुछ कंपाउंड बनाएगा तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो रेशियो होगा, जैसे कि देखो वाटर की बात करें तो वाटर में एलिमेंट कौन कौन सा है? एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाटर में एक हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बोला जाता है कि कभी भी कोई कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से बनता है तो उस एलिमेंट का जो कंबाइन करने का जो रेशियो होगा, मास रेशियो होगा, वो ऑलवेज फिक्स होगा, ऑलवेज फिक्स होगा अगर वो सेम कंपाउंड बनाएगा तो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जैसे कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी बना रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि दिन में बनाएंगे तो H2O बनेगा और रात में बनाएंगे तो वो बनेगा H2O3 बन जाएगा। ऐसा समझ में कि नहीं आया समझ में? आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, थोड़ा 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 सा समझ में आया है। चलो फिर सुनाते हैं। कभी भी कोई कंपाउंड बनता है, कंपाउंड कब बनता है? डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। बताया था इस बात को तो हम लोग चैप्टर 2 में ही बता दिए थे आई थिंक। तो कंपाउंड जब डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है तो एलिमेंट कंबाइन करता है उसमें। जैसे कि वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया होगा केमिकली, अरे बोलो हाँ ना, कंबाइन किया होगा और केमिकली कंबाइन किया होगा। तो इस लॉ से ये पता चलता है, ये लॉ ये बोलता है कि कभी भी कोई कंपाउंड जब बनेगा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से तो उन एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा अगर वो पार्टिकुलर कंपाउंड बनाएंगे तो। जैसे कि पानी बना रहे हैं हम, तो पानी बनाने के लिए हमको H और O चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पानी बनाने के लिए हम बैठेंगे तो हमको H और O चाहिए और मान लो तुम बनाने बैठे, सचिन बनाने बैठा, उसके लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चाहिए होगा पानी बनाने के लिए। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो कोई कंपाउंड बनाने के लिए आपका एलिमेंट भी फिक्स होगा और उसका जो मास रेशियो होगा वो भी फिक्स होगा। जैसे कि पानी बनाने के लिए हमें H और O चाहिए तो हर किसी बंदे को पानी बनाने के लिए H और O ही चाहिए। आया समझ में? क्लियर सबको? तो पानी बनाने के लिए जैसे मुझे H और O चाहिए तो आपको भी H और O ही चाहिए होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर पानी बनाने के लिए मान लो हाइड्रोजन का मैं 2 आइटम लेता हूं और ऑक्सीजन का एक आइटम लेता हूं, तो कंफर्म कोई और ही बनाएगा तो उसको भी हाइड्रोजन का 2 ही आइटम लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का 1 ही आइटम लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी बनाएगा तो उसके लिए ऑक्सीजन 1 लगेगा, हाइड्रोजन 1 लगेगा, और कोई अमीर बनाएगा तो उसके लिए हाइड्रोजन 2 लगेगा, ऑक्सीजन 1 लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आया समझ में? नहीं समझ में? यस सर। Yes, sir. तो समझ में आ गया क्या वो बोल रहा हूं मैं? तो यही है डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो जो एलिमेंट कंबाइन करता है वो एलिमेंट भी फिक्स होगा और उसका कंबाइनिंग मास रेशियो भी फिक्स होगा फॉर द गिवन कंपाउंड। क्लियर है बात? आया समझ में सबको? बोलो हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. चलिए अब हम इसी को थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। जैसे कि पानी की बात किया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बोला जाता है कि अगर पानी लिए या मीथेन गैस लिए या CO2 गैस लिए, CO2 गैस भी क्या है? एक कंपाउंड ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका कोई सा भी सोर्स हो, पानी जो CO2 की बात करें हमने, तो CO2 का कोई सा भी सोर्स हो, जैसे कि मान लो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें CO2 निकलता है,
लकड़ी जलाते हैं उसमें CO2 निकलता है, पेट्रोल जलाते हैं उसमें CO2 निकलता है। तो CO2 का सोर्स कोई सा भी हो, ये मैटर नहीं करता है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? CO2 का सोर्स कोई सा भी हो, ये मैटर नहीं करता है। CO2 का फॉर्मूला हमेशा C और O2 ही होगा। आया समझ में? मतलब CO2 कहीं से भी आ रहा हो, उसमें जो मास रेशियो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा फिक्स होगा। आई बात समझ में? सर कौन एक बना? डाउट आ रहा है। हाँ बोलो, डाउट आ रहा है तो समझाओ, क्या डाउट आ रहा है? सर अगर अगर है ना कार्बन, सर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हाँ, C12 से बनता है या C13 से? किस कार्बन? वो ऐसा नहीं है एक्चुअली, आप उसको बता नहीं सकते। एक्चुअली क्या होता है कि CO2 जो कम बनता है, जैसे C12, C13, C14। C14 इज रेडियो एक्टिव, ठीक है, जनरली कम, बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। C14 आइसोटोप्स उसको बोलते हैं, वो बताएंगे अभी, अभी इसमें चैप्टर में आगे चल के बताएंगे आइसोटोप्स क्या होता है, ये सब बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बताएंगे। तो सिंपल ये जान लो, अभी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, वो C12, C13, C14 सब एक ही एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एसिड्स अलग अलग होते हैं। बस ये ध्यान रखना, यहाँ बात करना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि CO2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो CO2 का सोर्स कोई सा भी हो, चाहे हम हमारे नाक से निकल रहा हो, या लकड़ी जलाने से निकल रहा हो, या पेट्रोल जलाने से निकल रहा हो, या केरोसिन तेल जलाने से निकल रहा हो, कार्बन जलाने से निकल रहा हो, कहीं से भी जलाने से आ रहा हो, कहीं से भी CO2 का सोर्स हो, उससे मतलब नहीं है। CO2 हमेशा उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा। चाहे आप 1 किलो CO2 ले रहे हैं, चाहे 2 किलो ले रहे हैं, चाहे 3 किलो ले रहे हैं, चाहे 4 किलो ले रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। उसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा। बोलो ये बात किसको किसको भेजे, मेरे समझ में आ गया समझ में सर। रोशनी, C12, C13, C14 क्या होता है, इसको समझाएंगे हम, अभी इसी चैप्टर में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको बताया जाएगा आपको, डोंट वरी। चलिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनना। जैसे पानी की बात करें, पानी चाहे आपके पसीने से आए, चाहे पानी जमीन से आए, चाहे पानी नदी से आए या समुद्र से आए, वर्षा से आए, कहीं से भी आए पानी, पानी अगर बोल रहे हैं मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा, और उसमें जो मास रेशियो होगा हमें फिक्स होगा। जैसे कि बात करते हैं, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, 1U, अरे बोलो, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, यस सर। 16U होता है। 16U। हाँ, तो इसका जो मास रेशियो होगा, यहाँ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2, एक का मास 1, तो 2 का मास कितना होगा, 2U, 2U। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16U, एक ही है तो 16U। तो इसका जो रेशियो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2:16, मतलब 1:8। मतलब देखो ध्यान से, चाहे तुम वाटर का एक पार्टिकल लो, 2 पार्टिकल लो, 3 लो, 4 लो, 10 लो, 20 लो, 1 किलो लो, 4 किलो लो, 5 किलो लो, सब मतलब नहीं है। हमेशा वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा, इट विल बी ऑलवेज 1:8 रेशियो। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा? अरे बोलो, यस सर। बाकी लड़की लोग, गर्ल्स लोग को समझ में आ रहा है, सब लोग, बाकी लोग, Yes, sir. अदिति, रोशनी, माइक्रोमैक्स, लेनोवो, नया नया नाम आ गया आजकल, फोन का नाम नहीं सबका नाम हो गया, सिद्धि, Yes, sir. हाँ ठीक है, स्मिता, मुस्कान, वसुंधरा, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा, इतना समझाइए, तो समझाने की बात थी, इसको लिखते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ डिफरेंशियल। क्या लिखेंगे बता सकता है कोई हिंदी में, बोलो कोई, क्या सर? इसको कैसे लिखें, इस लॉ को कैसे लिखें? चलिए हम ही लिख देते सर हैं। जो फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन में हमेशा बाय मास मिलता हो। अच्छा, ऐसा, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस
law when atom of different element, according to this law, when atom of different element combine to form a compound, according to this law, when atom of different elements combine to form a compound, then the combining ratio, then the combining mass ratio, of different element in that compound is always fixed. समझ में आया क्या बोला मैंने? किसी को समझ में नहीं आया बात? According to this law, when atom of different element combine to form a compound, then the combining mass ratio of different element in that compound is always fixed. मतलब कभी भी कोई डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके क्या कंपाउंड बनाता है, तो कंबाइनिंग मास रेशियो जो होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा. आया समझ में? अरे बोलो. या फिर एक और लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड क्या लिख सकते हैं? इट डजंट मैटर what is the source of that compound, what is the source of that compound? The mass ratio of each element in that compound is fixed. क्या है? सोर्स कौन सा है, उसका मतलब नहीं है. कहां से लाया गया? जैसे पानी हम कहां से लेके, उसका मतलब नहीं है. अगर पानी बोला जा रहा है, जो कहां से लाया है, कितना लाया है, ये सब मैटर नहीं करता है. सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द अमाउंट. ठीक है, तो मिटाएं इसको. Yes, sir. चलिए, तो कहने मतलब क्या है, देखिए ध्यान से. मतलब क्या अमाउंट ले रहे हो, कहां से ला रहे हो, कौन बना रहा है, कितना बना रहा है, उससे मतलब नहीं है. और पानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि वाटर फ्रॉम, देखो ध्यान से, वाटर कहां कहां से आ सकता है. जैसे कि वाटर की बात करें, H2O की बात करें, तो वाटर कहां से आ सकता है? रिवर से आ सकता है, वेल से आ सकता है ना, सी से आ सकता है, ड्रेन से आ सकता है, रेन से आ सकता है. ये मैटर नहीं करता है. ठीक है, ये वाटर की बात कर रहा हूं मैं. वाटर हैज फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला इसका? हमेशा H2O, and the mass ratio will be, क्या है भाई? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक का मास 1U. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 2U, सॉरी 16U. ठीक है, तो यहाँ वाटर में कितना H है? 2. तो मास ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 2 into 1 by 1 into 16. कितना होगा? 2:16, and that is 1/8. मतलब वेट ऑफ H is to वेट ऑफ O is always 1:8, हमेशा होगा. हाँ भाई, क्या डाउट हो गया? टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम. मुस्कान, कोई प्रॉब्लम है? अनन्या,
रोशनी, जिगीशा। सर हाँ सर बोलिए। सब क्लियर है सबको इतना? हाँ बोलिए। चैप्टर चैप्टर कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्ड चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा है, ये थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ये सेकंड लेक्चर है ना जी ये तो? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आया यस सर, समझ गया। तो समझ में आ गया है? जब क्वेश्चन करते हैं, यस सर। क्वेश्चन करे क्या? हाँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, when a metal combined with oxygen gas, when a metal combined with oxygen gas, sorry, when 5 gram, when 5 gram of metal combined with oxygen gas, it produce 8 gram of its oxide, its metal oxide. ठीक है? The same metal combined with steam and produce the ten gram of same metal oxide. Then find the mass of metal that combine during steam. हेलो, बोल समझ में आया? कुछ नहीं क्या लिखा मैंने? फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से। when 5 gram of a metal combine with oxygen, it produce 8 gram of its metal oxide. The same metal combine with steam and produce the 10 gram of same metal oxide. Then find the mass of metal that combine during steam. क्वेश्चन की समझ में आया? किसको समझ में आ गया? हेलो, नहीं समझ में आया। किसको समझ में नहीं आया? सृष्टि। जी। अरे क्या समझ में नहीं आया? इंग्लिश लिखा हुआ है तो। हाँ चलिए देखते हैं क्या समझ में नहीं आया। शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि बात करें, बोला एक मेटल है। क्या है? मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड। तो पता ही तुम लोग को पढ़ाए भी बचपन में है जी। अरे क्लास 8 में पढ़ाए थे ना जी मेटल के बारे में कि मेटल ऑक्सीजन क्या बनाता है? मेटल ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है? यस सर। तो मेटल का हम लिए हैं 5 ग्राम, उसने पता नहीं कितना लिए हैं और बन गया कितना? 8 ग्राम बन गया। अरे बोलो, ऐसा बोला गया, ये दिया हुआ है तुमको। फिर क्या बोला है कि मेटल को हमने स्टीम क्या होता है भाई? पानी, वेपर होता है ना, और हीट करवाया, क्या बना दिया है? वही सेम मेटल ऑक्साइड बन गया है। कौन सा? यहां बना मेटल ऑक्साइड वही यहां बन गया है। कंपाउंड सेम है, अमाउंट कितना बन गया यहाँ पे? 10 ग्राम बना है, ठीक है? तो पूछ रहा है यहाँ मेटल कितना कंबाइन किया है, व्हाट इज द मास ऑफ मेटल जो कंबाइन किया है, वेट पूछ रहा है। यहाँ नहीं कर सकते सॉल्व? हेलो Sir, 3 gram.
3 ग्राम। कैसे 3 ग्राम? सर 2 ग्राम। 1 ग्राम, आधा ग्राम। सर सर करवे नहीं 2 क्या होगा? ग्राम। कॉमन सेंस लगाओगे फिर भी 2 ग्राम नहीं आएगा बेवकूफ। कंपाउंड देखो ध्यान से, एक बार मेटल ऑक्साइड कप कैसे बनाया जा रहा है? मेटल और ऑक्सीजन मिला के बनाया जा रहा है। हेलो, तो यस नहीं दे रहा है। एक बार हम एक मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं मेटल और ऑक्सीजन मिला के, और वही सेम मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं हम मेटल से और स्टीम से बना रहे हैं। ठीक है, हेलो। तो मेटल ऑक्साइड यस में मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। तो मेटल ऑक्सीजन का रेशियो यहां पे इस रिएक्शन में और इसमें दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये लगाएंगे प्रॉपर्टी, समझ में आ जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर। आवाज सबका एकदम धीमा हो गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए हम समझाते हैं। आपका वॉल्यूम इको कर रहा है। इको कर रहा है? सबको इको कर रहा है क्या जी? नो सर। हाँ, तो एकता जी डिवाइस चेक करिए, आपका प्रॉब्लम है फिर। चलिए देखते हैं ध्यान सर से इको। अभी नहीं, पहले कर रहा था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम हम 7 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से देखिए ध्यान से। सपोज करो न्यूट्री मेथड लगा सकते हैं ना जी? क्या होता है पता है न्यूट्री मेथड क्या होता है? यस सर। तुम दिमाग यस सर। ध्यान देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड, ध्यान सुनो सब लोग, 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हमें कितना मेटल चाहिए था जी? 5 ग्राम। 5 ग्राम चाहिए था। तो तुम दिमाग लगाओ, 10 ग्राम बनाने के लिए क्या हमको 2 ग्राम चाहिए होगा? हाँ, हेलो। नो सर। अभी ज्यादा ही चाहिए नो होगा ना सर। भाई। भाई रोटी, यस 10 सर। रोटी बनाने के लिए 1 किलो आटा चाहिए, तो 12 रोटी बनाने के लिए कितना, आधा किलो आटा चाहिए। नो सर। तो कॉमन सेंस है, बोल रहा है सर 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, अरे फ्री में बना दो तुम। हेलो, आया यस समझ? सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो एक तो है कि तुम यस यूनिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए ध्यान से, ऊपर मैं लिख रहा हूं मैं कि 5 ग्राम, सॉरी उल्टा लिखते हैं, 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड के लिए कितना चाहिए हमको मेटल? 5 ग्राम। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो, यस सर। तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनाना है तो कितना चाहिए होगा? 5 बाई 40। ओ सर 5/8। कौन है ये सॉरी। भाई? 8 ग्राम बनाने के लिए 5 ग्राम, तो 1 ग्राम बनाने के लिए 5/8। 5/8, तो 10 ग्राम बनाने के लिए 5/8 5/8 into 10। 5/8 इंटू 10 कितना होगा? 50/8। काटोगे तो यहाँ 25, ये 4, 12.5, 6.25 ग्राम चाहिए होगा। नहीं जी? यस सर। क्योंकि मेटल ऑक्साइड यहाँ वही है जो यहाँ है। इसका मतलब मेटल का रेशियो जो इस कंपाउंड में होगा, इस मेटल में, वही रेशियो वहां भी होना चाहिए ना। यही लॉ पढ़ाया था ना जस्ट पहले कि रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट फिक्स होगा, कितना अमाउंट ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता ना। यस सर। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको, एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए ध्यान से। अरे भाई चलिए, तो देखिए ध्यान से, इसका वाइब्रेट कर रहा सर है, अभी भी आपका वॉइस वो हो रहा है। गुम हो रहा है। ओहो, चलिए देखिए ध्यान से, तो यूनिटी मेथड लगा दो ध्यान से। कैसे?
जैसे यहाँ बात करें मेटल की बात करें तो यहाँ मेटल और ऑक्सीजन क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया था। तो देखो ध्यान से, यहाँ 8 ग्राम मेटल बना है, 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनाया, 5 ग्राम क्या है, मेटल है। तो ऑक्सीजन कितना लगा होगा इसमें, बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन कितना लगा 3 होगा, ग्राम 3 ग्राम लगा होगा। 3 इसका 3 ग्राम मतलब मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 5:3 होगा। मेटल ऑक्साइड Yes, sir. में मेटल का ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 5:3। हेलो, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, मेटल का और मेटल ऑक्साइड का मास रेशियो क्या होगा, मेटल का मास 5/8. 5/8, बिल्कुल बात सही है। तो यही मेटल और मेटल ऑक्साइड का रेशियो उस अगले वाले में होना चाहिए था ना जी। यहाँ मेटल ऑक्साइड कितना बना है, 10 ग्राम। अब मेटल कितना लगा हमको नहीं मालूम, अरे बोलो। Yes, तो sir. मेटल बाय मेटल ऑक्साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, 5/8 यहाँ भी होना चाहिए ना जी, रेशियो सेम होना चाहिए हर जगह। क्या यहाँ कितना Yes, है, sir. तो मेटल का नहीं मालूम हमको, लेकिन मेटल ऑक्साइड पता है कितना, 10 ग्राम। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मेटल करोगे सॉल्व, तो यहाँ 5 × 10 50/8 आइए फिर से 6.25। नहीं समझ में आया, इससे भी हो गया। या इससे बेटर था कौन सा, न्यूट्रिन मेथड था इससे अच्छा कि 8 ग्राम Yes, के लिए, sir. 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड Yes, बनाना sir. है तो 5 ग्राम चाहिए मेटल। तो 1 ग्राम बनाने के लिए 5/8, 10 ग्राम बनाने के लिए 5/8 × 10। क्या आधी जनता को तो यूनिटी मेथड लगाने भी नहीं आता। देखो ध्यान से मैं सिखाता हूं कैसे लगाना। सबने इसको लिख लिया है, ये मैं सॉल्व किया, सबने लिख लिया इसको। यस सर। चलिए देखो यूनिटी मेथड कैसे लगाते हैं सीख लो पहले, ध्यान से पहले। जैसे कि फटाफट देखते हैं, 1 मिनट बचा हुआ। जैसे हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो हम मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे, तो 8 ग्राम कितने से बना, 8 ग्राम के लिए 5 ग्राम चाहिए, लिख लिए। अरे बोलो, तो हमें क्या करना है, 1 ग्राम करना है ना जी, पहले 1 का निकालेंगे फिर जितना पूछा उतना निकालेंगे। तो 1 ग्राम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ 1 ग्राम हो जाए डिवाइड तो 8 से डिवाइड करेंगे इधर भी और करेंगे इधर भी, यहाँ डिवाइड करके कितना होगा, 5/8 ग्राम हो जाएगा। तो 8 ग्राम मेटल ऑक्साइड के लिए 5 ग्राम हो गया, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो गया, 5/8। अब हमें करना है कितना, 10 ग्राम मेटल ऑक्साइड चाहिए, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 × 1 क्या बन गया, 10 ग्राम बन गया। तो 10 ग्राम यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ 50/8 एंड दैट इज 6.25। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. तो हम इसको कैसे निकाल पाए, हम इसलिए से निकाल पाए क्योंकि हमें पता है कि अगर कंपाउंड सेम है तो उसमें कंबाइनिंग रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और मेटल क्या है, सेम रहेगा। चाहे आप कितना भी बना लीजिए, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम से मतलब नहीं है, 1 किलो 2 किलो से मतलब नहीं है। ऐसा समझे?